बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में रिबेट्स और अलाउंसेस की प्रैक्टिस करने के बाद आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रैक्टिस में। मिस्टर वाई के नाम से क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं, देखें इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मिस्टर वाई रिक्वेस्टेड यू टू कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: टैक्सेबल सैलरी एज अ फुल टाइम टीचर from a recognized non-profit educational institution 8.8 million. Taxable income from other sources, income from other sources कितनी है? 5,100,000. ठीक है जी। अच्छा, ज़कात डिडक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने ज़कात कितनी डिडक्ट की है? 72,000. ओके जी। मिस्टर वाई रिसीव्ड ₹8 million थ्रू इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के जरिए जो इनकम जनरेट हुई है, जो इनहेरिटेंस थ्रू जो रिसिट रिसीव हुई है या रिसिट जनरेट हुई है, उसको क्या हम इनकम में फॉल करवाएंगे? वो कैपिटल रिसिट है और कैपिटल रिसिट जो है वो इनकम नहीं होती। तो इनहेरिटेंस में मिलने वाला अमाउंट जो है वो इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ही मेड द फॉलोइंग डोनेशंस। डोनेशन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैश 1,20,000 रुपए। डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू चेक 80,000 रुपए। ठीक है जी। डोनेशन टू अ प्राइवेट चैरिटेबल अप्रूव इंस्टीट्यूशन थ्रू चेक 1,200,000। और donation of ₹50,000 paid in cash to an institution specified in clause 61 part 1 second schedule. ठीक है जी। तो अभी 4 डोनेशन है। अब देखिए कौन कौन सा एलिजिबल है। तो पहला डोनेशन किसको है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। ठीक है जी। जिसको डोनेशन दिया वो तो इदारा जो है वो रिबेट वाली कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन इन कैश दिया है तो लिहाजा क्योंकि आपने कैश वाली कंडीशन, क्या कहते हैं, बैंकिंग चैनल वाली कंडीशन पूरी नहीं की, लिहाजा आप इस डोनेशन पर रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। डोनेशन टू अ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ जी, जिसको डोनेशन दिया हुआ है उसको डोनेशन देने पर हम रिबेट के लिए क्या होगा? एलिजिबल हो गए। और मोड ऑफ डोनेशन भी क्या है? थ्रू चेक। तो ये अमाउंट जो है वो डोनेशन के लिए क्या है? रिबेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। डोनेशन टू अ प्राइवेट चैरिटेबल अप्रूव इंस्टीट्यूशन, तो ये भी अप्रूव इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट है और चैरिटेबल यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको भी थ्रू चेक डोनेशन दिया है, तो ये अमाउंट भी एलिजिबल फॉर रिबेट है। और 50,000 का डोनेशन दिया है आपने किसको? स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट को, क्लाउज 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। तो लिहाजा इस पे क्या मिलेगा आपको? अलाउंस मिलेगा। और क्योंकि क्लाउज 61 है तो फिर 30% वाली लिमिट क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। उसके बाद हम मजीद आगे देख लेते हैं इसको, इन तमाम बातों। He purchased the following shares. उसने शेयर्स परचेज किए हैं। शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी एज एन ओरिजिनल अलॉटी। कितना बेटा? 4,20,000। तो उसने शेयर्स खरीदे हैं लिस्टेड कंपनी के बतौर ओरिजिनल अलॉटी, तो इस अमाउंट पर वो रिबेट के लिए क्या होगा? एलिजिबल होगा। उसके बाद शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एज एन ओरिजिनल अलॉटी, कितना बेटा? 90,000 रुपए। उस पर भी क्या होगा? वो रिबेट के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी एज ओरिजिनल प्राइवेट कंपनी, लिहाजा इस 90,000 पे और रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। 4,20,000 पे होगा, 90,000 पे नहीं होगा, क्योंकि कंपनी प्राइवेट है। अच्छा, उसके बाद नंबर सी पॉइंट क्या है? शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब क्योंकि आपने शेयर्स खरीदे हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, फिर आपने ये नहीं देखना कि आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदे हैं या पब्लिक कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के। आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शेयर्स खरीदने पर एलिजिबल होंगे रिबेट के लिए। तो एक अमाउंट हो गया 4,20,000 और दूसरा अमाउंट हो गया 1.5 लाख रुपए। इन दोनों अमाउंट्स पर आप रिबेट्स के लिए क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद he joined approved pension fund during the year end and contributed ₹2,850,000 towards APF। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव पेंशन फंड, तो एक्चुअल अमाउंट और 20% लेंगे आप इसका टैक्सेबल इनकम का, विच एवर इज लोअर, जो सी बनेगा मल्टीप्लाई किससे होगा? A/B से। उसके बाद जनाब
7 पॉइंट हमारे पास क्या, ही पेड मार्कअप टू HBFC ₹670,000 ड्यूरिंग द ईयर। इसने कितना मार्कअप पे किया HBFC को? 6,70,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। तो उसको आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आपके पास आ रही हैं यहाँ पर, तो इन तमाम बातों को आप मद्देनजर रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में एक ज़कात का अलाउंस हो गया, एक डोनेशन का अलाउंस हो गया, और एक मार्कअप पेड वाला अलाउंस हो गया। तो ये थोड़ा टेक्निकल एरिया है, इसमें कुछ हमें डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, हम इसको कवर करते हैं और कुछ एक दो बातें हम इसमें ऐड भी करते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर। ओके, ना स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है जी, ना मिस्टर वाई टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020। नोट लगा लें जनाब। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ बेटा, सैफ कोई सवाल करना है? इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है बेटा? 8,800,000। तो ये लिख दिया आपने यहाँ पर 8,800,000। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ऐड क्या कर दिया इसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 5,100,000। और इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, तो इन दोनों इनकम का सम क्या कहलाएगा हमारे लिए? टोटल इनकम। कितना बेटा? 13,900,000। इसमें से करवा दें लेस ज़कात। कितनी? 72,000। अच्छा, अब ज़कात माइनस करने के बाद क्या बचता है? तो आज मैं आपको डोनेशन के हवाले से बात करने जा रहा हूँ ना बेटा। ज़कात माइनस करें, क्या बचता है? 13,828,000। ठीक है जी, इसमें से लेस करें आप क्या? डोनेशन। कौन सा वाला डोनेशन? क्लाउज 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। इसकी वर्किंग करनी है आपको। हाँ 50 तो है, 50 है, वो तो स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन एक चीज समझा दूं मैं आपको। आज एक चीज ऐड कर दूं, मैं समझा दूं आपके साथ। वो क्या है?
वर्किंग नोट्स, वर्किंग नंबर 1, डोनेशन अंडर क्लाउज 61। ठीक है जी। नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट, कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन 50,000। एंड नंबर 2 क्या है बेटा, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब देखिए टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम में फर्क हुआ ना बेटा। टैक्सेबल इनकम तो खुद डोनेशन का अलाउंस माइनस करने के बाद आएगी, ये सोची तरह इस बात को, यस और नो? नहीं, ये तो ज़कात माइनस करने के बाद वाली है ना बेटा। कल मैंने इस बात पे बहस नहीं की थी, आज बहस कर रहा हूँ क्योंकि कल ऑलरेडी टाइम लग चुका, तो मैंने कहा ये काम मैं आज कर लूंगा। तो 13,828,000 तो ज़कात माइनस करने के बाद है ना, डोनेशन से पहले। तो इसका मतलब टैक्सेबल इनकम तो जो होगी वो तो डोनेशन माइनस करने के बाद आएगी। अब आपकी स्टेट टैक्स क्या बोलती है? आपकी स्टेट टैक्स बोलती है कि आप क्या करो, जो आपके पास टोटल इनकम है वो आप रखो। टोटल इनकम कितनी थी आपके पास? 13 मिलियन या टोटल इनकम आफ्टर ज़कात? कितनी? 13,828,000। इसमें से लेस करवाओ डोनेशन, 50,000। आंसर क्या आता है? क्या आंसर आता है? 13,778,000। यानी जो अमाउंट ऑफ डोनेशन है उसको पहले लेस करवा दो, जो बचे उसका लो 30%, और फिर मैच करो कि कौन सी वैल्यू क्या कहते हैं लोअर है। ठीक है, तो अब आप 13,778,000 का निकालो 30%, निकालो 30%। कितना? ₹4,133,400। तो ऑब्वियसली ये लो ही आएगा। और 50,000 क्या आएगा? सॉरी 50,000 ही लो आएगा, बाकी सब कुछ हाई आएगा। अब अभी तक तो मसला ये है कि भाई देखिए, जो 30% है वो टैक्सेबल इनकम का लिखा हुआ है, वो टोटल इनकम का नहीं लिखा हुआ। तो उसूल यही है कि जो टोटल इनकम आपके पास हो उसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल अलाउंसेस हो आप लेस कर दें। अब मसला है कि कुछ अलाउंसेस पे लिमिट अप्लाई हो रही है, ज़कात पे कोई लिमिट नहीं थी, वो हमने लेस कर दी। डोनेशन पे लिमिट अप्लाई हो रही है, तो हमने क्या किया, डोनेशन के अमाउंट को उसमें से लेस करवाया, और जो अमाउंट बचा उसको हमने टैक्सेबल इनकम अज्यूम किया और उसका निकाला 30%, और फिर उस 30% को कंपेयर किया किससे? एक्चुअल अमाउंट और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर। तो लोअर तो हम जानते हैं 50 बनना है, ठीक है ना। तो फिर इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हमने रखा कितना, डोनेशन कितना रखा? 50,000। लेकिन कंडीशन समझानी थी आप लोगों को बेटा। 50,000। अब बताइए क्या बचता है आपके पास बैलेंस? बैलेंस क्या बचता है आपके पास? 4,133,400 ये बचता है।
5 लाख माइनस नहीं करने बेटा, 50,000 माइनस करने, 50,000। 13,778,000। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करो, इसमें से लेस करवाओ क्या, मार्कअप पेड ऑन हाउसिंग फाइनेंस। नोट नंबर 2 लिख लो इसका आप। ठीक है जी। अब उसमें भी लिमिट अप्लाई करेंगे ना, लिमिट बेटा, लिमिट लिमिट याद है ना, लिमिट अप्लाई करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है जी। नंबर 1 एक्चुअल मार्कअप, कितना, ₹670,000। नंबर 2 मॉनेटरी लिमिट कितनी है, मॉनेटरी लिमिट कितनी है, 2 मिलियन। एंड नंबर 3 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी। तो अब आप देखिए टैक्सेबल इनकम बिफोर द टैक्सेबल इनकम आफ्टर डोनेशन कितनी बन रही है, 13,778,000। इसमें से लेस करवा दें, मार्कअप पेड, कितना मार्कअप पेड है, 670,000। आंसर क्या आया, 13,108,000। इसका निकाली 50%, इसका निकाली 50%। 13 मिलियन है बेटा, 13 मिलियन है, 6,914,000, 554,000, 6 मिलियन। अब लोअर तो वही आया ना आपके पास यार, लोअर तो वही आया आपके पास, 670,000। ठीक है, तो उसी को क्लेम कर लिया आपने,
670। तो ये आ गई आपके पास टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, टैक्सेबल इनकम कितनी हुई बताइए। 13,778,000 में से 13,108,000 सैलरी को से डिवाइड कर दे। पता है सैलरीड केस है नॉन सैलरीड केस, केस कौन सा बन रहा है, सैलरीड केस नॉन सैलरीड केस, नॉन सैलरीड केस बन रहा है, कंफर्म। ओके, तो अब इसकी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कीजिए। टैक्स लायबिलिटी नॉन सैलरीड केस, ठीक है। बताइए लोअर लिमिट 13,108,000 जो नॉन सैलरीड केस में कौन सी लोअर लिमिट में फॉल करता है, टैक्स रेट जाके चेक कीजिए, लोअर लिमिट निकालिए। 6 मिलियन, लोअर लिमिट 6 मिलियन है, कंफर्म। अच्छा, टैक्स ऑन ₹6 मिलियन कितना बेटा, 1,220,000 और जो अमाउंट एक्सीड कर रहा है टैक्स ऑन ₹7,108,000 at 35% कितना बना, $2,487,800 टोटल कीजिएगा सर, टोटल $3,707,800, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या करना है, लेस करना है फुल टाइम टीचर अलाउंस, ठीक है जी। अब वो कैसे वर्कआउट करें, सैलरी पे टैक्स वर्कआउट करना पड़ेगा, यस और नो। लेकिन आप सैलरी पे जो टैक्स वर्कआउट करें वो कैसे वर्कआउट करें, सैलरी केस अप्लाई करके करें या नॉन सैलरी केस अप्लाई करके करें, ये एक डिबेट हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा, अब ये तुम बताओ, ठीक है ये डिबेटेबल बात है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सैलरी पे टैक्स अप्लाई करें सैलरी केस, लेकिन सैलरी खुद यहाँ पर कौन से रेट से टैक्स हो रही है, सैलरी केस से देखा, जब जब आप पूरी जो इनकम है आपकी 6 मिलियन प्लस वो 7,108,000 जो आप टैक्स वर्कआउट कर रहे हैं, वो टैक्स आप कौन से केस से वर्कआउट कर रहे हैं,
सैलरी भी तो अभी नॉन सैलरीड कैसे टैक्स हो रही है, सैलरीड कैसे टैक्स हो रही है? सैलरी इनकम जो आपकी टैक्सेबल इनकम पार्ट है अभी वो कौन से रेट से टैक्स हो रही है? नॉन सैलरीड से टैक्स हो रही है। तो हमें तो ये मालूम करना है बुनियादी तौर पे, अगर हम उसको लॉ को रीड करते हैं तो लॉ को रीड करके हमें ये मालूम करना होता है कि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 3,707,800, ठीक है, वो 3,707,800 जो है वो क्योंकि नॉन सैलरीड केस में फॉल कर रही है तो वो टैक्स लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है नॉन सैलरीड केस में फॉल करने की बिना पर। तो क्योंकि जो हमारा टैक्स बन रहा है वो नॉन सैलरीड केस में फॉल कर रहा है तो हमें ये मालूम करना है कि 3,707,800 के अंदर सैलरी पे बनने वाली टैक्स लायबिलिटी कितनी है। लेकिन डिबेट हो सकती है इसके ऊपर। अगर कोई बंदा बोले कि भाई बाकी इनकम की वजह से क्या हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर बाकी इनकम ना होती तो आप अपना टैक्स जो होता है वो सैलरीड केस की बिना पर पे कर रहे होते। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट ले तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें ये टैक्स जो है वो सैलरीड केस से वर्कआउट करना होगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो अब ये दो बाज़ क्या होता है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन बन जाते हैं, उसमें फिर आपको डिसीजन लेना होता है खुद ही कि आप क्या डिसीजन लें। तो अपेरेंटली अगर हम लॉ देखते हैं, हम ज्यादा खुद कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ते, तो लॉ ये कहता है कि सैलरी पर जो टैक्स बन रहा है, लॉ ये नहीं करा कि बाय अप्लाइंग सैलरीड केस, क्योंकि सैलरी की तो नॉन सैलरीड केस से भी टैक्स होने की गुंजाइश लॉ में बनती है कि नहीं बनती? बनती है ना। तो सैलरी पर जो टैक्स बन रहा है उसका आप 25% है। तो मैं यहाँ पर ये अज्यूम करूंगा भाई कि मैं सैलरी को क्योंकि नॉन सैलरी टैक्स से क्या कर रहा हूँ, टैक्स कर रहा हूँ, तो नॉन सैलरी टैक्स से जो आंसर आएगा ना, मैं उस आंसर का 25% लूंगा। समझे बात या नहीं? तो मैं अब इसकी वर्किंग करने जा रहा हूँ, ठीक है, और वो वर्किंग आप देख लें। अब आप मुझे वो आंसर नॉन सैलरीड से निकाल के बताइए जरा। फुल टाइम टीचर। बेटा क्या ऑफ कर रहे हैं सैफ? क्या ऑफ कर रहे हैं सैफ? क्या हुआ बेटा, क्या ऑफ कर रहे हैं? टैक्स ऑन ₹6 मिलियन। तो 6 मिलियन पे कितना टैक्स बना? क्यों बेटा खैरियत है, क्यों ऑफ कर रहे हैं? 1,220,000। ठीक है जी। और ऐड किया इसमें क्या आपने? टैक्स ऑन ₹2,800,000 एट कितना 35%। कितना होगा बेटा? 9,80,000। ठीक है जी। कितना हो जाएगा सम टोटल बेटा? 2,200,000। तो निकालने इसका 25% ऑफ अबव कितना? 5,50,000।
ठीक है जी। तो हम शायद किताब के आंसर से डिफर कर जाएं। किताब में आंसर जो है वो सैलरीड के से निकाला गया, तो आप इसको एक दफा सैलरीड से भी सॉल्व कर लीजिएगा कि भाई अगर इसकी सैलरी पर टैक्स लायबिलिटी जो है वो सैलरीड केस से निकले तो क्या होगी, ऑब्वियसली वो लायबिलिटी कम आएगी और उस पर रिबेट भी कम बनेगा। लेकिन अपेरेंटली जो लॉ की लैंग्वेज है मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा था मसला डिबेटेबल है, बात डिबेटेबल हो इसमें, मतलब इस पर बहस हो सकती है। अच्छा, कितना अमाउंट बना, 5,50,000। बैलेंस क्या बचा बताइए, 3,707,800 में से अगर हम 5,50,000 माइनस करें तो क्या बचता है? बताइए। 3,157,800। अब क्या करना है, लेस करना है रिबेट ऑन डोनेशन। ठीक है जी, तो रिबेट ऑन डोनेशन क्या है बेटा, रिबेट ऑन डोनेशन पे आ जाइए। तो उसने डोनेशन दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कैश फॉर्म में, इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। डोनेशन दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को थ्रू चेक, 80,000 एलिजिबल है। डोनेशन दिया प्राइवेट चैरिटेबल अप्रूव इंस्टीट्यूट को, 12 लाख का एलिजिबल है। टोटल अमाउंट डोनेशन बना 12,80,000, 1,280,000। तो डोनेशन की वर्किंग कर लें बेटा। रिबेट ऑन डोनेशन ये निकलेगा वो एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द lower of number one actual amount rupees 1,280,000। ठीक है, नंबर टू 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो जो फाइनल टैक्सेबल इनकम आपके पास आई थी जरा उसका निकालें 30%। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितना बना, ₹3,932,400 A upon B multiplied by C। व्हाट इज ए टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन, बताइएगा कितनी आ रही है। टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन कितनी आ रही है, 5,50,000 माइनस करने के बाद टैक्स लायबिलिटी में से। टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन कितनी है, 3,157,800। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम 13,108,000। ये ए अपॉन बी हो गया, मल्टीप्लाई बाय सी होगा। सी जो 1 और 2 में से लोअर है, ऑब्वियसली लोअर क्या है, 1,280,000। रिबेट का अमाउंट बताइए क्या बनता है।
रिबेट का अमाउंट बताइए क्या बनता है, 3,08,360। ठीक है जी। उसके बाद रिबेट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको वर्कआउट कर लेंगे बेटा। ठीक है, रिबेट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको वर्कआउट कर लेंगे और इसकी वर्किंग कर लें आप। रिबेट ऑन इन्वेस्टमेंट एट एवरेज rate of tax on the lower of number one actual amount, एक्चुअल अमाउंट बताइएगा बेटा सब लोग। हिसाब लगा लें बेटा। शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी एज एन ओरिजिनलिटी 4,20,000, 90,000 के एलिजिबल नहीं होगा, और 1.5 लाख, 4,80,000, 4,20,000 और 1.5 लाख कितना बनेगा, 5,70,000। तो एक्चुअल अमाउंट बनेगा 5,70,000। और लिमिट बताइए, लिमिट सेकंड लिमिट ₹2 million, गुड। एंड नंबर थर्ड लिमिट, थर्ड लिमिट क्या है, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो 13,108,000 का निकाले, 20% कितना बनता है, 2,621,600। क्या करें, ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ए इज व्हाट, टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन। अब कांस्टेंट रहेगा ए अपॉन बी, 3,157,800 डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम 13,108,000 मल्टीप्लाई बाय सी। सी वो जो इनमें लोअर है, लोअर क्या है, 5,70,000। ठीक है जी, कितना आंसर आया, 137,316 17। 137,317। और उसके बाद लास्ट आपके पास कौन सा रिबेट रह गया,
rebate on contribution to APF, approve पेंशन फंड, ऐसे ही, ठीक है। तो इसकी वर्किंग कर लें। rebate on contribution to APF at average rate of tax on the lower of number 1 actual contribution, actual contribution rupees 2,850,000। अच्छा, नंबर 2 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ऐसे ही। ₹2,621,600, तो लोअर ये आ रहा है A/B मल्टीप्लाइड बाय C, 3,157,800 divided by 13,108,000 मल्टीप्लाइड बाय C जो कि लोअर है, और लोअर क्या है इस बार 2,621,600। क्या आंसर आया? 631,560। तो 631,560 को आप क्लेम कर लीजिए। वो इसमें नहीं है, 30% प्रोसीडिंग है। कहाँ पर है? आपके पास पुरानी बुक है? %30 वाली लिमिट जो इस किताब में कहाँ पर है मुकद्दस? ठीक है जी, कितना अमाउंट आया बताइए जरा? 631,560। तो बताइए बेटा, टैक्स पेएबल कितना आ गया आपके पास? टैक्स पेएबल कितना है? अब इस केस में टैक्स पेएबल कितना? इस केस में टैक्स पेएबल कितना है? 2,80,563। अच्छा, अब जाहिर बात है, अगर आप सैलरी की जो कैलकुलेशन करते हैं वो सैलरीड केस पे करते हैं तो आपका जो फुल टाइम टीचर अलाउंस का रिबेट कम आता, और उससे आपकी बाकी रिबेट्स की जो आंसर था वो मुतासिर होता और आपके आंसर में फर्क आता। तो आप एक दफा कर सकते हैं ऐसा कि आप इसको सैलरी वाली टैक्स लायबिलिटी को आप सैलरीड केस से वर्कआउट कर लें और 25% उसका निकाल लें, और फिर बाकी सारे रिबेट रिवाइज कर लें। तो ये भी आप करके देखिए, आपको आइडिया होगा जनाब के आंसर्स में क्या फर्क आता है। ठीक है, कर लेंगे सब लोग?
जवाब दें। 2,180,000 सही आंसर क्या है बेटा? 2,080,000 है, 2,188,453 है। कौन सा आंसर करेक्ट है? दो बंदे आंसर दे रहे हैं। 2,188,452। मेरे पास 53 आंसर आ गए। ओके, 2,188,453। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग क्या कर लेना, इसको इसी को दोबारा कर लेना सॉल्व। किससे? कि आप जो इसकी सैलरी पे टैक्स लायबिलिटी निकालो रिबेट पर्पस के लिए, वो सैलरी कैसे निकाल लो, उससे आंसर क्या होगा? आंसर पे ये फर्क पड़ेगा कि आपके रिबेट्स के आंसर्स रिवाइज जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो टैक्स लायबिलिटी ऊपर कम आए ज्यादा आएगी माइनस होने के बाद, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स चेंज आएगा आपका। ठीक है, देखिएगा क्या फर्क पड़ता है, कोई खास फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता आंसर्स में, ये आप करके देखिएगा। कर लेंगे सब लोग? जवाब दें। ठीक है जी। यार एक आंसर कंफर्म कर दो। 3,157,800 में से 3,08,360, 137,317 और 631,560 माइनस करके देखो यार क्या आंसर आता है। ये आंसर आ रहा है। तो फिर ये 2,188,000 कहाँ से आंसर आया बेटा? अच्छा, ये सैलरीड केस का आंसर है। तो भाई मैंने जो सॉल्व किया वो करवाओ ना आप लोग, यार आप क्या कर रहे हो? $2,80,563। ओके जनाब, तो फिर आप उसको करके देखिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अब अगली क्लास अब तैयारी करें इन दो चैप्टर्स की, हो सकता है आपका टेस्ट हो जाए। कल का दिन फ्राइडे का दिन अवेलेबल होगा आपके पास, तो टेस्ट की तैयारी करें अच्छी तरीके से। सारे चैप्टर रिवाइज करें, ये दो चैप्टर रिवाइज करें। इंशाल्लाह फर्दर बात अगली क्लास में होगी और टेस्ट भी हो सकता है आपका। इसको यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।